हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनर्जी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कुछ साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हुए हैं, जैसे एयरफोर्स हुआ, एनडीए, सीडीएस, रेलवे और पॉलीटेक्निक वगैरह। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज़ पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं? राइट आंसर इज डेसिबल, जो पिकोग्राम्स और माइक्रोग्राम्स है। पिकोग्राम्स और माइक्रोग्राम्स में मास को मापा जाता है। और जो डी ऑप्शन है हर्ट्ज, हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। जो पॉलीथीन होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, किस किस चीज़ के छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन का IUPAC नेम होता है, या आप बोल सकते हैं दूसरा नेम इथीन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ टू कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाई। मतलब दो संधारित्र हैं C1 और C2, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दो संधारित्र हैं C1 और C2, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो इनका नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? तो आंसर इज ए, C1 C1 + C2। अगर हम बात कर रहे हैं कि दो संधारित्र इधर पे समांतर क्रम में जुड़े, अब अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? अगर ये C1 एंड ये C2 है, कि C1 है एंड ये C2 है, ये श्रेणी क्रम होता है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो ऑप्शन डी होगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2। जो संधारित्र होता है, इसकी बात करें, इसकी SI यूनिट की, इसकी SI यूनिट होती है फैराड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं हम लोग कैपिटल F से, फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। जो चीनी होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, C12H22O11। शुगर को हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, सुक्रोज। जो शुगर होता है इसको दूसरे नेम से बुलाते हैं सुक्रोज, जो कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो जो सुक्रोज होता है वो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच कंजर्वेशन रूल इज़ द बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड। जो बर्नौली प्रमेय है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आंसर है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एनर्जी, जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें अब आता है कि कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। तो फर्स्ट इज P, प्रेशर एनर्जी, प्लस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये तीनों ऊर्जाओं का योग कांस्टेंट होता है, नियत होता है, कांस्टेंट। ये हो गया दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो जो बर्नौली प्रमेय है वो हमेशा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पावर ऑफ लेंस। जो लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है? पावर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए हम लोगों को पहले लेंस समझना होगा।
तो लेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो लेंस होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको अवतल लेंस कहते हैं। इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस जो होता है इसका पॉजिटिव होता है, इसका जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। जब 2 लेंस होते हैं, 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इसकी फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका फोकस नेगेटिव होता है। और फिर एक सूत्र पढ़ा होगा शायद फॉर्मूला कि पावर इक्वल्स टू 1/f। ये जो होता है एफ, ये किस में होता है? मीटर में, ऑलवेज इन मीटर। तो फोकस जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो फोकस की उल्टी होती है। मतलब फोकस की उल्टी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। तो आंसर इज बोथ। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एंड इसको डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आ गया समझ में? सो आंसर इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस तापमान पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आंसर है, शायद आप में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता हो भी हो, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके साथ हम लोग 2 चीज़ें समझेंगे ग्राफ के थ्रू। एक ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर की लाइन है, ये टेम्परेचर की लाइन है, और ये हमारी क्या हो रहा है, ये जो बनी हुई है ये हमारी घनत्व की लाइन है। घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये जो लाइन घनत्व की है। फिर एक हम लोग समझेंगे कि ये टेम्परेचर है, ये आयतन है। तो जो घनत्व होता है उसका मैपिंग ऐसे होती है, नीचे तापमान बढ़ाने पे यहाँ पे ये इतना है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। मतलब जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो हमारा घनत्व पानी का पहले बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उसके बाद घटेगा। तो जो सबसे अधिक घनत्व होगा वो कहाँ पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और घनत्व जो होता है वो आयतन का उल्टा होता है, शायद आपने में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आयतन का ग्राफ होता है वो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। गॉट इट? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको हम एयर से कैसे निकालें, किस गैस को हटा के? ये दिया है, 4 ऑप्शन गिवन है आपके सामने। चलिए सोचिए क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस में हमेशा 2 मॉलिक्यूल से ही मिलके एक गैस बनती है। अगर आप लिख रहे हैं नाइट्रोजन तो इसको गैस नहीं बोलेंगे, दिस इज़ इनकरेक्ट। नाइट्रोजन गैस मोस्टली 78% है, ऑक्सीजन गैस है अराउंड 21%, एंड इस दोनों को मिला के टोटल कितना हुआ? 99%। एंड 1% में सारी गैसेस आती हैं, बहुत सारी गैस का मिक्सचर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक पूछा जाता है CO2 की मात्रा कितना, CO2 कितने अमाउंट में। तो इसको हमें याद रखेंगे कि जो CO2 है वो 0.03% है। कई एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। अब जो नाइट्रोजन को हम लोग एयर से कैसे निकालेंगे, किस गैस को हटा के, तो किस प्रक्रिया के द्वारा ये किया जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग नाइट्रोजन को एयर से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इन्फेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डॉग बाइट्स, कुत्ते के काटने से कौन सा इन्फेक्शन होता है? शायद आपको पता भी हो, कई लोगों को रेबीज, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो रेबीज है बॉडी के किस ऑर्गन को, किस अंग को इन्फेक्ट करता है, किस अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो कई बार पूछा गया होगा सबसे ज़्यादा ब्रेन को और एंड स्पाइनल कॉर्ड, अस्थि मज्जा, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बॉडी के 2 ऑर्गन हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये तो शायद बताया हुआ था आपको अभी, शायद 3rd या 4th क्वेश्चन में बताया हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द चेंजेबल वेट और मास। हमारा इसमें से वेट या मास क्या चेंजेबल है? वेट बोलते हैं, वेट जो होता है वेट को बोलते हैं द्रव्यमान, मास होता है भार। चलिए इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। जो वेट होता है इसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, क्योंकि इसमें हमारा गुरुत्वाकर्षण g, जो g होता है गुरुत्वाकर्षण, वो भी लगता है। जो मास होता है इसको बोलते हैं हम लोग भार। मास हमेशा किलो में होता है या ग्राम में ले सकते हैं, किलो या ग्राम में, जिसमें भी मेजर कर सकते हैं हमेशा। जो मास होता है वो जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या पिंड है, उसका मैटर, वो मेन किस चीज़ से मिलके बना होता है, वो मास होता है। अगर उसमें जी भी लग जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं वेट, भार, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो जो मास होता है वो हमेशा समान रहता है, वो कहीं नहीं बदलता है। जो वेट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे आप मून पे जाएं तो मून पे जो जी होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के जी का 6 होता है। अगर आपका यहाँ पे वेट अगर यहाँ पे 120 न्यूटन है, जो वेट होता है हमेशा न्यूटन में होता है। अगर आपका वेट यहाँ 120 न्यूटन है तो मून पे आपका वेट कितना होगा, 120/6 मीन्स 20 न्यूटन। अगर आपका इधर पे जो भार है, आपका मास, अगर इधर पे आपका मास 120 kg है तो मून पे भी आपका मास या भार 120 kg ही होगा। तो हमारा इसमें से क्या चेंजेबल है, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैन अप्रोचेस अ प्लेन मिरर at the rate of 2 km/h, then this image would approach him at the rate of, मतलब कि एक आदमी है वो समतल दर्पण की तरफ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगी, वो किस स्पीड से उस आदमी की तरफ दौड़ेगी। चलिए सोचिए आप इसको, चलिए सोचते हैं, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप नहीं कर पाए तो देखिए, अगर ये एक आदमी है, ये यहाँ पे हमने समतल दर्पण बनाया हुआ है, इधर पे पहले 2 चीज़ समझ लीजिए समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो होता है, जो इमेज होती है समतल दर्पण की, जो प्रतिबिंब होती है, वो जितना ऑब्जेक्ट होता है, इधर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ इमेज बनाई हुई, जो सेम हाइट की, ऑब्जेक्ट के सेम हाइट की, दोनों का हाइट सेम होता है समतल दर्पण के लिए। दोनों की दूरी, जितनी दूर पे समतल दर्पण से ये जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पे ही प्रतिबिंब बनेगी। अगर ये दूर है 2 मीटर तो जो प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर दूर पे बनेगी। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण की। ये समतल दर्पण की ही क्वालिटी होती है। ये क्वेश्चन समझते हैं कि एक ही आदमी है, ये समतल दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, ये समतल दर्पण है। इस आदमी की मान लीजिए इधर ये प्रतिबिंब बन रही है, इधर ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इधर इमेज ली हुई, ये इधर पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। ये जो स्पीड दी गई है ये हमारे समतल दर्पण की तरफ, ये मिरर समतल दर्पण तक की दी गई।
तो जितनी स्पीड से ये दौड़ेगा उतनी स्पीड से जो इमेज है वो इसकी साइड दौड़ेगी समतल दर्पण की तरफ, तो ये भी 2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। अब पूछा क्या गया है कि इमेज जो है जो प्रतिबिंब है वो आदमी की तरफ कितने स्पीड से अप्रोच करेगी। तो ये 2 किलोमीटर हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो तो फिर से वही चीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हुआ है, क्या कोई कमी थी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको और इससे अच्छा कंटेंट चाहिए इसी तरीके से तो आप हमारे वीडियो से हमारे चैनल से जुड़िए, आप भी जुड़े रहिए और कई लोगों को जोड़िए। थैंक यू।